नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो के लिए कंप्यूटर, जिनकी ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम है, वीडियो की एग्जाम है, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। ठीक है। और कंप्यूटर के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बार। ठीक है। तो ये क्लास पूरी देख लेते हो तो मैं ये पूरी वादा करता हूँ आपसे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास से, और बहुत सारे क्वेश्चन मैच होंगे दोस्तों आपके, है ना। तो पहला सवाल दोस्तों ये हमारा कि जब कंप्यूटर चालू किया जाता है, ध्यान से पढ़ना, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो बायोस हार्डवेयर की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सवाल देखिए, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो बायोस हार्डवेयर की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों। फॉर्मेटिंग, बूटिंग, इंस्टॉलेशन या अपलोडिंग। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है अच्छे से तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से और आपको काफी हद तक आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बूटिंग। क्या होगा दोस्तों, बूटिंग होगा। क्लियर है तक का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, बूटिंग कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो बायोस होता है दोस्तों, BIOS, मतलब बायोस जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसका पूरा नाम क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मतलब BIOS का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है पूरा दोस्तों, B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, है ना, और S फॉर सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको बायोस का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दोस्तों। ठीक है। और बायोस क्या है, एक तरीके से दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये जो स्थिर मतलब कंप्यूटर में कौन सी जगह पे होता है, इसका स्थान क्या है, कंप्यूटर में स्थान कहाँ पे है। तो इसका स्थान होता है दोस्तों मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड में कहाँ पे होता है दोस्तों, रोम चिप में होता है। कौन सी चिप में होता है दोस्तों, रोम चिप में होता है। क्लियर यहां तक का। इसका जो स्थान है मदरबोर्ड के अंदर रोम चिप में पाया जाता है ये। ठीक है। और बायोस की पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा दूसरा आज का, रैम और रोम में क्या अंतर है। रैम और रोम में क्या अंतर है। दोनों स्थायी मेमोरी होती हैं, दोनों अस्थायी मेमोरी होती हैं। रैम अस्थायी मेमोरी होती है जबकि रोम स्थायी मेमोरी होती है, या रैम केवल पढ़ने के लिए होती है। तो बताइए जल्दी से, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। अब मैं आपको हल्का सा रैम और रोम के बारे में समझा देता हूं, उसके बाद में इसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको हल्का सा ऊपर खींच लेता हूं क्वेश्चन को। ठीक है। देखिए दोस्तों, सामने ये तो आपकी एक तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे रैम, RAM रैम। ठीक है। और एक कर देता हूं मैं रोम। ठीक है। रैम के बारे में लिखें तो इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम है। ठीक है। और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। ये मैंने फुल फॉर्म बताई दोनों की। कई बार इंपॉर्टेंट होती है कि पूरा नाम पूछ लिया जाए आपसे, तो ये जरूरी है आपको याद करना। फिर बात करें कि ये जो मैम होती है ना, रैम जो होती है वो होती है वोलेटाइल। ये क्या होती है दोस्तों, वोलेटाइल होती है। और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अस्थायी मेमोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अस्थायी मेमोरी बोलेंगे। ठीक है। जबकि ये होती है नॉन वोलेटाइल। क्या होती है दोस्तों, नॉन वोलेटाइल होती है। अब नॉन वोलेटाइल की बात की जाए, ठीक है, तो ये होती है दोस्तों स्थायी मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों, स्थायी मेमोरी होती है। और इसका एक काम और है, जैसे बिजली जाती है, बिजली है ना, जाने पर डेटा मिट जाता है, डेटा मिट जाता है या मिटा देती है। ओके। जबकि ऐसा इसमें क्या होता है दोस्तों, नहीं होता। ठीक है। बिजली जाने पर डेटा नहीं मिटता है दोस्तों। ठीक है। रैम जो होती है इसमें हम पढ़ भी सकते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं इसमें और लिख भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, मतलब लिख नहीं सकते। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ विशेषता बता दिया आपको। अब सवाल हमारा क्या पूछ रहा है कि रैम और रोम में क्या अंतर है। तो मैंने बताया आपको, रैम क्या होती है दोस्तों, अस्थायी होती है, और रोम क्या होती है, स्थायी होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, रैम एक तरीके से अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम क्या होती है दोस्तों, स्थायी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। किस किसने किया भाई सी ऑप्शन यहाँ पे,
और ये जो मैंने लिखा है इसको हल्का सा उतार लेना, अगर आपको याद नहीं है तो। याद है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तीसरा क्या है, ध्यान से देखिएगा, सीपीयू के अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू। ओके, तो यहां पे सीधा मैं ये बोल सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, का कार्य क्या है? डेटा स्टोर करना, ओएस इंस्टॉल करना, गणितीय और तार्किक क्रिया करना, मॉनिटर पर आउटपुट दिखाना, ठीक है। सीपीयू आप समझ गए होंगे, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू होता है एक तरीके से कंप्यूटर का मस्तिष्क। क्या होता है दोस्तों? ये कंप्यूटर का मस्तिष्क हो जाता है। ओके, कई बार क्या होता है, बहुत सीधे सीधे एक तरीके सवाल पूछे जाते हैं आपसे और वो ही नहीं आते, तो कंप्यूटर का ये क्या होता है दोस्तों? माइंड होता है। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके अंदर एक तरीके से एएलयू पाया जाता है। अब एएलयू का कार्य क्या होता है दोस्तों? एएलयू कार्य होता है गणितीय और तार्किक क्रियाएं करना। क्या होता है दोस्तों? गणितीय और तार्किक क्रियाएं करना। एक होता है इसके अंदर सीयू। क्या होता है दोस्तों? सीयू होता है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है दोस्तों? निर्देशों को कंट्रोल करता है। क्या करता है दोस्तों? निर्देशों को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है एक तरीके से। ये कौन करता है? सीयू करता है। जबकि एएलयू क्या काम करता है दोस्तों? एएलयू करता है गणितीय और तार्किक क्रियाओं की गणना करता है, मतलब गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है, सॉरी, ठीक है। तो उम्मीद है तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल डेटा सेव करना, वायरस हटाना, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना, या फाइल प्रिंट करना? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना, ठीक है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करना कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल है आज का, जब कंप्यूटर को बिना सेव किए बंद किया जाता है तो कौन सा डेटा खो जाता है? बताइए दोस्तों। अब मैंने बोला था ना अभी, लाइट जाना या बिना सेव किए बंद करना एक ही बात है। तो जब कंप्यूटर को बिना सेव किए बंद किया जाता है, मतलब डेटा को जब कंप्यूटर को बिना सेव किए बंद किया जाता है तो कौन सा डेटा खो जाता है? हार्ड डिस्क वाला, पेन ड्राइव वाला, रैम में डेटा स्टोर डेटा, या कैश मेमोरी में? तो कौन सा दोस्तों? रैम वाला खो जाता है, ठीक है। ओके, रैम वाला खो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा अस्थायी मेमोरी। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की ओर, छठे की ओर। आईपी एड्रेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आईपी एड्रेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए, ईमेल भेजने के लिए, पासवर्ड सेट करने के लिए? बताइए दोस्तों, आईपी एड्रेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए मुझे। दोस्तों आईपी एड्रेस का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए। नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। आईपी की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। और जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको एक तरीके से, एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे एक मैं आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 192.168.1.1, ऐसे आपको आईपी एड्रेस का पता दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब जहां भी आपको ऐसा कोड दिखाई देता है, डॉट में हो, संख्या में हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आईपी एड्रेस बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या काम करता है? नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए होता है। आईपी का मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कई बार ये भी आ जाता है कि आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एग्जाम्पल के रूप में बता दिए कि ये क्या है दोस्तों? आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आईपी एड्रेस भी। अब चलते हैं सातवें सवाल की ओर। सातवां है, एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन के बीच क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों और फंक्शन क्या होता है एक तरीके से, ठीक है। तो फंक्शन यूजर बनाता है, फॉर्मूला यूजर बनाता है, जबकि फंक्शन पहले से बना होता है। दोनों समान होते हैं या फॉर्मूला केवल जोड़ने के लिए होता है? ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों। फॉर्मूला की बात करें, जैसे अपन एक्सेल में लिखते हैं ना, इक्वल A1 है ना प्लस A10, ऐसा लिख दिया मैंने, मान लो एक्सेल के अंदर, ठीक है, ये मैंने एक्सेल के अंदर लिख दिया मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? फॉर्मूला हो जाता है। जबकि फंक्शन पहले से निश्चित होता है एक तरीके से, ठीक है। जैसे हो गया सम का फंक्शन, है ना, जैसे हो गया मिनिमम का फंक्शन हो गया, है ना। आपने देखा होगा इक्वल सिंबल तो लगाना पड़ता है इनके आगे, ठीक है, तभी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आएगा फॉर्मूला यूजर बनाता है, जबकि फंक्शन पहले से बना हुआ होता है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल दौसा कंप्यूटर वाला पे, पक्का मिलेगी, अभी डाल दूंगा क्लास होते ही पूरा। तो यहाँ पे इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल दौसा कंप्यूटर वाला, सॉरी टेलीग्राम चैनल दौसा कंप्यूटर वाला पे मिल जाएगी। कंप्यूटर वाला आप सर्च करना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप आराम से इसको ले सकते हैं, जिससे आपका समय और भी बच जाएगा और अच्छे से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। सब कुछ समझ में आ रहा है तो उन लोगों के पास भेज दो जिनकी वीडियो की एग्जाम है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 8वां आज का, डीएनएस। अब कई बार डीएनएस का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो डीएनएस का पूरा नाम होता है भाई, डी4 होता है डोमेन नेम और सिस्टम। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम का कार्य क्या है? आईपी को यूआरएल में बदलना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, या फाइल ट्रांसफर करना, या नेटवर्क से वायरस हटाना। बताइए दोस्तों, डीएनएस का यहाँ पे जो कार्य होता है वो क्या है? मैंने बताया आपको डीएनएस का जो पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है, क्योंकि एक दो सवाल आपके फुल फॉर्म से पूछे जा सकते हैं दोस्तों अपने एग्जाम में, तो ये बात ध्यान रखना आप, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का कार्य क्या है। डोमेन नेम सिस्टम का जो कार्य है दोस्तों वो है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। ठीक है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। ठीक है, तो उम्मीद है 8वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। अब चलते हैं 9वें की ओर। 9वां सवाल है, मेल मर्ज फीचर का उपयोग कहाँ किया जाता है? मेल मर्ज फीचर का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहली बात करें तो ये पाया जाता है दोस्तों आपको एमएस वर्ड में। हाँ दोस्तों, एमएस वर्ड में पाया जाता है। और जो मेल मर्ज होता है ना, उस टैब का नाम है, उस टैब का नाम है दोस्तों मेलिंग्स टैब में पाया जाता है। ये किसमें दोस्तों? मेलिंग्स टैब में ये पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, मेल मर्ज फीचर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में किया जाता है, समान पत्र को कई नामों से भेजने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज फीचर का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? वर्ड डॉक्यूमेंट में किया जाता है, समान पत्र को कई नामों से भेजने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही था भाई? ये इजी सवाल था लेकिन पूछा जा सकता है यहाँ से। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 10वां, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क में अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, सिस्टम को ठंडा रखना, वायरस स्कैन करना, या डेटा सेव करना। ठीक है दोस्तों, फायरवॉल की बात करता हूं मैं, तो एक तरीके से जो फायरवॉल होती है ना, ये फायर वॉल एक तरीके से दीवार मान लो आप। क्या मान लो? दीवार की तरह कार्य करती है, दीवार की तरह कार्य करती है ये। ठीक है, जैसे कि नेटवर्क में ये काम क्या करती है? नेटवर्क में है ना, बाहरी खतरों से है ना कंप्यूटर को बचाना, खतरों से कंप्यूटर को बचाना इसका कार्य होता है, कंप्यूटर को बचाना। ठीक है, एक दीवार की तरह कार्य करती है, जिससे कि भाई एक दीवार बन जाती है बाहरी खतरों के लिए, है ना, कि भाई कंप्यूटर को बचाती है उससे। तो यहाँ पे आएगा नेटवर्क में अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। ठीक है, नेटवर्क में अनाधिकृत एक्सेस को रोकना फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 11वें सवाल की ओर। 10 हो चुके हैं पूरे। मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है? मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है? एक साथ कई प्रोग्राम चलाना, एक प्रोग्राम को बार बार चलाना, एक ही डेटा बार बार कॉपी करना, या नेटवर्क बदलना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों मल्टीटास्किंग का जो अर्थ है वो है दोस्तों एक साथ कई प्रोग्राम में काम करना, मतलब एक साथ कई कार्य करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसको पढ़ करके समझ में आ गया होगा कि एक साथ कई टास्क करना मल्टीटास्किंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल आज का हमारा, ध्यान से देखिएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कैसे लिखी जाती है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एक्सेल में कैसे लिखी जाती है? बताइए दोस्तों, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे लिखी जाती है? A1 है ना, डॉलर सिंबल A, डॉलर सिंबल 1, $1 या फिर A1। तो सबसे पहले बात करें, जैसे मान लो हमारे पास में A1 एक सेल का एड्रेस है। ठीक है, अब जो एब्सोल्यूट होती है ना, एक तरीके से इसलिए की जाती है कि इसको हम फिक्स करना बोलते हैं। एक तरीके से क्या बोलते हैं दोस्तों? फिक्स करना, कि भाई इस स्थिर हो जाए, एक तरीके से क्या हो जाए दोस्तों? स्थिर एड्रेस हो जाए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले डॉलर सिंबल आएगा, फिर कॉलम का नाम, फिर डॉलर सिंबल, और फिर रो का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक तरीके से, ये एक तरीके से इसमें क्या होता है दोस्तों? रो। ठीक है, और कॉलम क्या हो जाते हैं दोस्तों? रो और कॉलम क्या हो जाते हैं दोस्तों? फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिक्स मतलब क्या हो जाते हैं दोस्तों?
स्थिर हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, डॉलर सिंबल ए, डॉलर सिंबल 1। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 13वां, मॉडेम का कार्य क्या होता है? मॉडेम का कार्य क्या होता है? वायरस हटाना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग व विपरीत बदलना, कंप्यूटर चालू करना, या पावर सप्लाई नियंत्रित करना। बताइए दोस्तों मॉडेम का कार्य क्या होता है? ठीक है, और कौन कौन ऐसे शख्स है जिनको मॉडेम का पूरा नाम पता है? भाई कई बार आ जाता है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है, सवाल यहाँ से यही बन सकता है। अगर किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जल्दी बताइए मुझे, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है। भाई ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर जाते जाते इसका आंसर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कि कार्य क्या होता है? वायरस हटाना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में वह विपरीत बदलना, कंप्यूटर चालू करना, एक पावर सप्लाई नियंत्रित करना। दोस्तों मॉडेम का जो कार्य होता है वो होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है एक तरीके से, देखो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो जाएगा हमारा मो, एक हो जाएगा डैम। ठीक है, तो यहाँ पे एमओ बराबर हो जाएगा दोस्तों मॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? MODULATOR मॉड्यूलेटर। और यहाँ पे आ जाएगा डी, मतलब डैम का मतलब हो जाएगा डी मॉड्यूलेटर, DEMO, है ना, DULATOR डीमोड्यूलेटर। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूल और डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा इसका पूरा नाम। ठीक है, तो एक साथ लिखना पड़ेगा आपको, मॉड्यूलेटर, डीमोड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम का पूरा नाम होता है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों 14 नंबर के सवाल पर। .docx फाइल एक्सटेंशन किस एप्लीकेशन की होती है? ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन होती है ना, एक्सटेंशन होती है दोस्तों, इसको बोल सकते हैं फाइल का प्रकार। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? फाइल का प्रकार बोल सकते हैं, है ना, या जानने का तरीका बोल सकते हैं। भाई किस तरह की फाइल है, जानने का तरीका। ठीक है, अब जैसे आपको ऐसा दिखाई देती है फाइल का नाम, जैसे मैंने एक फाइल का नाम लिखा ए, है ना, BC.docx हो गया, है ना। एक फाइल का नाम हो गया जैसे कि ABC.XLSX हो गया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एक हो जाए जैसे ABC.PPTX, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों। तो एक तरीके से ये जो है ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ हल्का सा, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो मैंने बता रहा हूँ .docx SLXS, एक तरीके से इन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि भाई .docx किसकी होती है, तो ये होती है दोस्तों, ये .docx एक तरीके से भाई ये वर्ड की फाइल है। किसकी फाइल है? ये वर्ड की फाइल, तो यहाँ पे आएगा वर्ड। ठीक है, एक्सेल का होता है दोस्तों डॉट, है ना, XLSX। ठीक है, वर्ड का होता है .docx। ठीक है, और यहाँ पे पावर पॉइंट का होता है .pptx। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है कई बार सवाल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता लग गया होगा ये किसकी फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है। ये किसकी है दोस्तों? ये पावर पॉइंट की फाइल है। तो ये अच्छी तरह आपको पता लग गया होगा। और ये किसकी है दोस्तों? वर्ड की फाइल है। ठीक है, कौन कौन ऐसे शख्स है जो इस क्लास से बिल्कुल बोर हो रहे हैं, ऊब रहे हैं एक तरीके से, तो उनसे बोल दूं मैं, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो देखना पूरा जरूरी है। ठीक है, चाय पानी पी लीजिए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, और आराम से आप क्लास देख पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा 15वां। और 15वां सवाल पढ़ने से पहले एक बात बोल दूं मैं, क्लास को अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया उन दोस्तों के पास में, तो सभी को शेयर कर दो। ठीक है, और आपको कैसी लग रही क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, ट्रांजिशंस और एनिमेशन में क्या अंतर होता है? दोनों समान होते हैं। ट्रांजिशन स्लाइड बदलते समय, जबकि एनिमेशन स्लाइड के अंदर, एनिमेशन केवल टेक्स्ट के लिए या ट्रांजिशन केवल इमेज के लिए। बताइए दोस्तों क्या होता है दोनों में अंतर? देखो बताता हूँ आपको दोनों में अंतर। जो ट्रांजिशंस होता है ना भाई, ये जो ट्रांजिशंस है, ये क्या काम आता है दोस्तों? ये काम आता है एक तरीके से स्लाइड टू स्लाइड इफेक्ट में। किसमें दोस्तों? स्लाइड से स्लाइड में, दिख तो रहा है ना आपको, स्लाइड में इफेक्ट देता है। ये क्या देता है दोस्तों? इफेक्ट देता है स्लाइड से स्लाइड में। ओके, जबकि एनिमेशन की बात की जाए ना दोस्तों, तो एनिमेशन क्या काम करता है दोस्तों? एनिमेशन काम करता है स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट को मूव करना। क्या दोस्तों? स्लाइड के अंदर
ऑब्जेक्ट को, किसको दोस्तों, ऑब्जेक्ट को मूव करता है दोस्तों। ये स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट को मूव करता है, ठीक है। तो ये स्लाइड के अंदर करता है दोस्तों, ये तो किसके अंदर करता है, स्लाइड के अंदर करता है। ये स्लाइड से स्लाइड में इफेक्ट डालता है, मतलब एक स्लाइड के बाद में, जैसे एक स्लाइड ये है आपकी, तो इससे जैसे दूसरे में जाओगे तो इसमें मतलब इनके बीच में जाके इफेक्ट डालेगा ये तो, ठीक है। जबकि ये क्या करेगा, जो आपकी ये ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसको मूव करेगा, मतलब हिलाएगा, जो भी है वो काम करेगा दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ट्रांजिशन स्लाइड बदलते समय, एनिमेशन स्लाइड के अंदर, ठीक है, अंदर ऑब्जेक्ट में, किसमें दोस्तों, ऑब्जेक्ट में काम आता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 16वां यहाँ पे। तो 16वां सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा एक बार। ओके, वायरस और वर्म में क्या अंतर है, वायरस और वर्म में क्या अंतर है। वायरस खुद नहीं फैलता है, वर्म खुद से फैलता है, दोनों समान होते हैं। वायरस नेटवर्क पर नहीं चलता है और वर्म केवल डिस्क पर चलता है, हार्ड डिस्क पर चलता है। बताइए दोस्तों क्या होगा 16वें का सही जवाब। दोस्तों 16वें का सही जवाब होगा वायरस खुद नहीं फैलता, वर्म खुद फैलता है, ठीक है। ओके, मतलब इसको फैलने के लिए तो कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया है ना, ये खुद ही फैलता है एक तरीके से। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला है 17वां आज का। कैश मेमोरी का कार्य क्या है, कैश मेमोरी का कार्य क्या है भाई। डेटा सेव करना, वायरस स्टोर करना, सीपीयू की गति बढ़ाना, रैम का विकल्प होना। बताइए दोस्तों कैश मेमोरी का कार्य क्या है, ठीक है। कैश मेमोरी का जो मैं बता देता हूँ भाई, ये क्या होती है कैश मेमोरी। एक तो होती है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ आपको, देखो एक तो क्या होता है, एक तरीके से ये सबसे तेज मेमोरी होती है, सबसे तेज होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करती है, बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करती है, डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। और ये कुछ समय के लिए करती है, ध्यान रखना, कुछ समय के लिए करती है ये। ओके, तो और दूसरी बात क्या होता है कि ये स्टोर करती है और जैसे सीपीयू मांगता है, जैसे ये मान लो, ऐसे मान लो कि ये आपका सीपीयू रखा हुआ है, ये आपकी कैश मेमोरी रखी हुई है और ये आपकी रैम मेमोरी रखी हुई है, ठीक है। तो ये काम करेगी भाई, रैम में जो डाटा है ना उसको तेजी से एक्सेस करने के लिए ये सीपीयू और सीपीयू और रैम के मध्य काम करती है एक तरीके से, है ना। मतलब सीपीयू को तेजी से डाटा देती है, तो इससे क्या होती है, सीपीयू की गति बढ़ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा सीपीयू की गति बढ़ाना, ठीक है, सीपीयू की गति बढ़ाना दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट। सीपीयू की गति बढ़ जाती है क्योंकि तेजी से एक्सेस करता है फिर सीपीयू डाटा को, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें सवाल की, और 18वां सवाल है डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या कार्य है। डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या कार्य है भाई, जल्दी से बताइए मुझे। डुप्लीकेट रिकॉर्ड बनाना, प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान करना, रिकॉर्ड हटाना या फाइल सेव करना। डाटाबेस में प्राइमरी की का कार्य क्या है। कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिनको ये सवाल आता है भाई। तो यहाँ पे आएगा डाटाबेस में प्राइमरी की का जो कार्य होता है प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान करना। क्या दोस्तों, प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान करना। क्लियर यहाँ तक का। 18वें में आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 19वें सवाल के, और 19वां है एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का उपयोग क्या है। एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का उपयोग क्या है भाई। डेटा मिटाने के लिए, क्रमवार डेटा सौते भरने के लिए, चार्ट बनाने के लिए या पासवर्ड डालने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएगा क्रमवार डेटा सौते फिल करने के लिए, क्रमवार डेटा सौते फिल करने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। 19वें में आएगा बी ऑप्शन, किस किस का सही है। और थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपको कोई नंबर लिखने हैं, जैसे एक्सेल के अंदर क्या करेंगे, 1 2 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे खींचूंगा नीचे, मतलब डाउन फिल करूंगा तो एकदम सीरियल से आ जाएंगे। आप इसमें नंबर भी यूज कर सकते हैं, है ना, आप तारीख का भी यूज कर सकते हैं एक तरीके से। ओके, तारीख का भी कर सकते हैं, या कोई सीरियल डेटा चल रहा हो, सीरियल डेटा। ओके, जैसे जनवरी फरवरी है ना, संडे मंडे हो गया, ऐसे कुछ भी डेटा अगर सीरियल वाइज चल रहा है तो उसको ये ऑटोमेटिक फिल कर देती है, जिससे आपका समय बचता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारे पास में 20वां आज का। फॉर्मेटिंग का उद्देश्य क्या है। फॉर्मेटिंग का उद्देश्य क्या है। वायरस हटाना, स्टोरेज डिवाइस को डेटा के लिए तैयार करना, कंप्यूटर चालू करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। फॉर्मेटिंग का उपयोग क्या है, ठीक है, बताइए दोस्तों।
तो एक तरीके से ये है कि जब फॉर्मेटिंग करते हैं ना तो एक साथ सारा डाटा उड़ जाता है और एक नया डाटा के लिए डिवाइस अपनी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा स्टोरेज डिवाइस को डेटा के लिए तैयार करना। बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है? 20वें में बी। अब चलते हैं दोस्तों 21वें की तरफ। 21वां क्या है, ध्यान रखना, फाइल कंप्रेशन क्या करता है? वायरस डालता है, फाइल को इनक्रिप्ट करता है, फाइल को हटाता है, फाइल का आकार घटाता है। बताइए दोस्तों क्या करता है? तो ये करता है दोस्तों, फाइल का आकार कम कर देता है, साइज कम कर देता है फाइल की। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें सवाल की ओर। क्लाइंट सर्वर मॉडल में कौन अनुरोध भेजता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल में कौन अनुरोध भेजता है? क्लाइंट, सर्वर, राउटर या हब? बताइए दोस्तों कौन अनुरोध भेजता है भाई इसमें? तो दोस्तों बात करें यहाँ पे 22वें की, तो 22वें में जो सही जवाब होगा अपना वो होगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, क्लाइंट। क्या होगा दोस्तों? क्लाइंट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लाइंट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 23वां। 23वां है दोस्तों, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? ओके, पहले बता देता हूँ मैं आपको ब्लूटूथ के बारे में हल्का सा। ओके, देखो दोस्तों, एक तरीके से आपने मोबाइल यूज किया होगा, आपने ईयरफोन यूज किए होंगे, है ना। जैसे कि ईयरफोन की बात करें हम, ओके, जो कानों पे लगाते हो आप, तो उनमें जो कनेक्टिविटी होती है वायरलेस कनेक्टिविटी, है ना, तो उसमें हम ब्लूटूथ का यूज करते हैं और ये लगभग 10 मीटर तक हम इसकी जो रेंज होती है। ठीक है, और इसमें जो नेटवर्क यूज होता है ना वो होता है पैन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क दोस्तों? पैन। अब पैन का यहाँ पे पूरा नाम क्या है? देखो, पैन कार्ड की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। पैन कार्ड का पूरा नाम तो परमानेंट अकाउंट होता है, अकाउंट नंबर, है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन कार्ड का। तो लेकिन पैन किस में? नेटवर्क में। किस में दोस्तों? नेटवर्क में जो पैन होता है, मतलब ब्लूटूथ के लिए काम आता है। और ये जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है दोस्तों? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये किस में होता है दोस्तों? पैन में होता है। पैन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। नेटवर्क में बात कर रहा हूँ, पैन कार्ड की बात नहीं कर रहा मैं। पैन कार्ड लिखा जाता है कि पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। लेकिन ये जो पैन है वो नेटवर्क की बात की जा रही है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और जैसे कि ब्लूटूथ आपने यूज किया होगा, है ना, और काफ़ी मतलब एक तरीके से इसका जो उपयोग होता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए भी होता था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 24वां कि फाइल वायरस क्या करता है? फाइल वायरस क्या करता है भाई? रैम बढ़ाता है, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स को संक्रमित करता है, पीडीएफ हटाता है, या नेटवर्क स्पीड बढ़ाता है? दोस्तों जो यहाँ पे फाइल वायरस होता है वो दोस्तों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिबल फाइल्स को संक्रमित करता है। बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? बी ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 25वें सवाल की और 25वां सवाल है आज का। एक्सेल में इक्वल सम A1 से A10 क्या करता है? केवल A1 जोड़ता है, केवल A10 जोड़ता है, केवल A1 से A10 तक जोड़ करता है, या सभी कॉलम घटाता है? तो यहाँ पे आएगा A1 से A10 तक जोड़ता है। तो यहाँ पे आ गया सम का। दोस्तों ये एक्सेल का फॉर्मूला है और यहाँ से आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ जो आपके काम आने वाले हैं। जैसे इक्वल, एक कर दिया मैंने COUNT, काउंट का फॉर्मूला। जैसे A1 से मैंने कर दिया A10, ये रेंज एक तरीके से। तो ये क्या काम करता है दोस्तों? गिनने का काम करता है ये, है ना, गिनने का करता है। ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू गिनता है। क्या गिनता है दोस्तों? वैल्यू गिनता है एक तरीके से। जैसे एक हो गया मिनिमम का फॉर्मूला, ये सबसे कम वैल्यू निकालता है, न्यूनतम वैल्यू के लिए काम आता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों मैक्सिमम का फॉर्मूला, ये सबसे अधिकतम वैल्यू निकालता है, अधिकतम। ठीक है, एक हो गया काउंट ए का फॉर्मूला, काउंट ए। तो ये क्या करता है दोस्तों? सभी सेल को काउंट करता है, सभी भरी हुई सेल को। किसको दोस्तों? भरी हुई सेल को काउंट करता है। ओके, अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे एक तरीके से फॉर्मूले के क्वेश्चन चाहिए आपको लगभग पूरी क्लास से ही फॉर्मूले की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं एक क्लास डाल दूंगा फॉर्मूले की भी। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 26वां आज का। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मुख्य कार्यप्रणाली क्या होती है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मुख्य प्रणाली क्या होती है? सर्वर केवल डेटा सेव करता है, क्लाइंट उसका उपयोग नहीं कर सकता है। क्लाइंट केवल डेटा भेजता है, क्लाइंट अनुरोध भेजता है और सर्वर उस अनुरोध को उत्तर देता है, या दोनों समान कार्य करते हैं।
बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा क्लाइंट अनुरोध भेजता है और सर्वर उस अनुरोध का उत्तर देता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, क्लाइंट अनुरोध भेजता है और सर्वर उस अनुरोध का उत्तर देता है। अब चलते हैं दोस्तों 27वें की ओर। 27वां है सिंटैक्स एरर किसे कहा जाता है। सिंटैक्स एरर किसे कहा जाता है भाई, किसे कहा जाता है सिंटैक्स एरर। नेटवर्क में गड़बड़ी, कोड लिखने के नियमों का उल्लंघन, हार्डवेयर समस्या या लॉजिक की गलती। बताइए दोस्तों सिंटैक्स एरर कब आती है, जल्दी से मुझे बताइएगा। दोस्तों सिंटैक्स एरर आएगी जब कोड लिखेंगे और उसमें उसके नियमों का उल्लंघन कर देंगे, तो कौन सी एरर आएगी दोस्तों, सिंटैक्स एरर आएगी। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, बी। अब चलते हैं दोस्तों 28वें की ओर। 28वां सवाल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, केवल कंपनी के लिए सीमित सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक हो, पेड सॉफ्टवेयर या ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर। दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो वो होता है दोस्तों ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक हो। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 28 सवाल पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं 29वीं की तरफ। ठीक है, 29वां दोस्तों ध्यान से देखना एक तरीके से। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, कंप्यूटर को बूट करता है, वायरस वायरस हटाता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करता है या इंटरनेट की स्पीड बढ़ाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों डिवाइस ड्राइवर क्या करता है। दोस्तों डिवाइस ड्राइवर जो करता है वो करता है कि हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करता है। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई 29वें में सी ऑप्शन। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है जल्दी से मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और आपने 29 में से कितने क्वेश्चन सही कर दिए वो मुझे जल्दी बताइए। ठीक है, फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों 30वें की तरफ। 30वां सवाल है आज का हमारा। जब कोई फाइल डिलीट की जाती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है। जब कोई फाइल डिलीट की जाती है तो वह सबसे पहले कहाँ जाती है भाई। परमानेंटली डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है, कैश मेमोरी में जाती है, बायोस में स्टोर होती है। दोस्तों ना तो बायोस में स्टोर होती है ना कैश मेमोरी में जाती है, वो जाती है सीधी रिसाइकल बिन में। कहाँ जाएगी दोस्तों, रिसाइकल बिन में जाएगी। ठीक है, रिसाइकल बिन का ऐसे आकार होता है, एक तरीके से बाल्टी जैसा आकार होता है। ठीक है, और इसे हम एक तरीके से कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का कचरा पात्र यानी कि डस्टबिन। ओके ओके, किसे कहा जाता है, कंप्यूटर कचरा पात्र रिसाइकल बिन को कहा जाता है। ठीक है, रिसाइकल बिन को कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर कचरा पात्र, जिसे हम क्या कहेंगे, एक तरीके से रिसाइकल बिन कहेंगे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें सवाल की, और 31वां है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पीढ़ियां जनरेशन में मुख्य अंतर क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पीढ़ियों यानी कि जनरेशंस में मुख्य अंतर क्या है। हर नई पीढ़ी धीमी होती गई, हर पीढ़ी में भाषा अधिक मानवीय और सरल होती गई, हर पीढ़ी केवल हार्डवेयर पर केंद्रित रही, या सभी समान है। ठीक है, तो दोस्तों बात करें यहाँ पे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की पीढ़ियों की, तो हमेशा देखो हमेशा एक इनोवेशन होता है जिससे कि और अच्छे सरल चीज़ें बन जाती हैं दोस्तों। यहाँ पे आएगी हर पीढ़ी में भाषा अधिक मानवीय और सरल होती गई। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, बी ऑप्शन। अब मैं आपको कुछ लैंग्वेज बता देता हूँ कि भाई कौन सी लैंग्वेज का कौन सी जनरेशन में उपयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हल्का सा नीचे करते हैं इसको, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस जगह पे। ओके दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन थी ना, फर्स्ट, ठीक है, जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो इसमें जो उपयोग किया था दोस्तों वो मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया था। इसका दोस्तों मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। सेकंड में क्या हुआ था दोस्तों, सेकंड में एक तरीके से हम बात करें, सेकंड में जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था असेंबली भाषा का। किसका दोस्तों, असेंबली। ओके, थर्ड की बात की जाए दोस्तों, थर्ड में क्या हुआ था, थर्ड में हुआ था दोस्तों हाई लेवल, हाई लेवल। ओके, हाई लेवल में बात की जाए जैसे कि सी और जावा का उपयोग किया गया था। ओके, सी और जावा का उपयोग किया गया था। और फोर्थ में क्या हुआ था दोस्तों, फोर्थ में हुआ था नेचुरल लैंग्वेज का,
ओके। और फिफ्थ में क्या हुआ था दोस्तों, फिफ्थ में आ गया दोस्तों एआई आधारित, एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित। ओके। तो यहाँ पे आपको मैंने बताई वही कुछ लैंग्वेज जो यूज की गई थी, फर्स्ट में मशीनी लैंग्वेज का, सेकंड में असेंबली का, थर्ड में हाई लेवल यानी कि सी और जावा का, फोर्थ में नेचुरल लैंग्वेज और फिफ्थ में आगे दोस्तों एआई आधारित। ठीक है, तो उम्मीद है आप इनको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया फर्स्ट, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पीढ़ी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें सवाल की और 32वां है कि डाटाबेस में प्राइमरी की और फॉरगन की में क्या अंतर है। दोनों समान होती है, प्राइमरी की यूनिक पहचान देती है जबकि फॉरगन की टेबल्स को जोड़ती है। फॉरगन की डेटा डिलीट करती है या प्राइमरी की में नल वैल्यू होती है। जल्दी से बताइए दोस्तों दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों दोनों में जो अंतर होता है मुख्य रूप से ये होता है कि प्राइमरी की यूनिक पहचान देती है जबकि फॉरगन्स की टेबल को जोड़ती है। क्या करती है दोस्तों, टेबल को जोड़ती है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है। अब चलते हैं आज के 33वें सवाल की ओर। 33वां है वायरस और टॉर्जन हॉर्स में क्या अंतर है। वायरस और टॉर्जन हॉर्स में क्या अंतर है। दोनों समान होते हैं। वायरस हमेशा नेटवर्क से फैलता है, टॉर्जन बायोस में रहता है। टॉर्जन एक वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है लेकिन अंदर से हानिकारक होता है। बताइए दोस्तों, बात यही है दोस्तों कि टॉर्जन एक तरीके से वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है, दिखने में तो वैध दिखता है लेकिन ये अंदर से बहुत हानिकारक होता है। कुछ लोग होते हैं ना बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत बहुत खराब होते हैं। टॉर्जन उन्हीं की तरह होता है एक तरीके से। ठीक है, टॉर्जन एक वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है लेकिन अंदर से हानिकारक होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 34। डॉट पीपीटीएक्स एक्सटेंशन वाली फाइल किस एप्लीकेशन की होती है। जस्ट इससे पहले भी पूछा था तो मैंने डॉट एक्सएल सॉरी डॉट डॉक्स पूछा था, अब मैं पूछ रहा हूँ डॉट पीपीटीएक्स एक्सटेंशन वाली फाइल किस एप्लीकेशन की होती है। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस या एमएस एक्सेल। दोनों में मैंने ऊपर नीचे बोल दिया, कोई बात नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है, क्लास आपने ध्यान से देखी है तो मैंने इसका आंसर बता चुका हूँ दोस्तों मैं। ठीक है दोस्तों, डॉट पीपीटीएक्स जो काम करेगा वो करेगा दोस्तों पावर पॉइंट में, डॉट पीपीटीएक्स। ठीक है, एक्सेल में करता है दोस्तों डॉट एक्सएलएसएक्स। इसमें बात करते हैं दोस्तों एमएस वर्ड में डॉट डॉक्स काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट। क्या होगा दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट होगा। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। ईमेल भेजना, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना या वायरस हटाना। ठीक है, अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। भाई मैं बता के आया था अभी इसी क्लास में इसका। ठीक है, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हुई तो पता होगा आपको डीएनएस का पूरा नाम क्या है। भाई जल्दी से बताइए मुझे, डीएनएस का पूरा नाम क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए डीएनएस का पूरा नाम। दोस्तों डीएनएस का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। डोमेन नेम का मैंने नाम आपसे पूछा है पूरा नाम, कौन कौन आंसर देना चाहता है भाई जल्दी से दीजिए। दोस्तों डोमेन नेम का जो डोमेन मतलब डीएनएस, सॉरी ये तो मैंने खुद ने बोल दिया। यहाँ पे देखो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन, डी फॉर डोमेन, एन फॉर नेम, ठीक है, एस फॉर सिस्टम, डी एन एस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको डोमेन नेम सिस्टम। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 36। एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। फाइल लॉक करने के लिए, डेटा हटाने के लिए, डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए या पासवर्ड लगाने के लिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, एक्सेल में चार्ट का जो उपयोग किया जाता है ग्राफिकल डाटा को दिखाने के रूप में किया जाता है। इसे ग्राफिकल रूप में डाटा देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। इसकी जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, चार्ट की जो शॉर्टकट की होती है ना एक्सेल में, वो होती है F11। क्या होती है दोस्तों, F11 आप की प्रेस करेंगे तो आपके चार्ट आ जाएगा सामने, लेकिन सेलेक्ट करना पड़ेगा डाटा को। जो डाटा होगा उसको सेलेक्ट करने के बाद में F11 प्रेस करना। ऐसे प्रेस करोगे तो ब्लैंक सीट आएगी सामने और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 37। ट्रैक चेंजेज फीचर का उपयोग किस एप्लीकेशन में होता है। ट्रैक चेंजेज फीचर का उपयोग किस एप्लीकेशन में होता है। ट्रैक चेंजेज की बात की जा रही है भाई, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ट्रैक चेंजेज की बात की जा रही है।
तो ट्रैक चेंजेस जो फीचर होता है दोस्तों वो किस एप्लीकेशन में होता है, एक्सेल में, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में या एक्सेस में। दोस्तों ये होता है एमएस वर्ड में। किस में होता है दोस्तों, एमएस वर्ड में होता है। और एमएस वर्ड के अंदर भी जो टैब मिलता है ना आपको, जो टैब होता है दोस्तों वो होता है एक तरीके से रिव्यू टैब में होता है। किस में होता है दोस्तों, रिव्यू टैब में होता है। ये बात लिख लेना अच्छे से कि ट्रैक चेंज कहाँ मिलता है, एमएस वर्ड में। और एमएस वर्ड के कौन से टैब में मिलता है दोस्तों, रिव्यू टैब में मिलता है। इसमें मिलता है दोस्तों, रिव्यू टैब में मिलता है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एमएस वर्ड। क्या आएगा दोस्तों, एमएस वर्ड आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। और अगला सवाल है 38 कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पे कई बार आ जाता है कि RTOS का पूरा नाम क्या है। RTOS का पूरा नाम क्या होता है, R4 होता है दोस्तों रियल, T4 होता है टाइमिंग, O4 होता है दोस्तों ऑपरेटिंग, S4 होता है दोस्तों सिस्टम। क्लियर है तक का? तो RTOS का पूरा नाम क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। का उपयोग कहाँ होता है, गेमिंग में, स्कूल में, जहाँ तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक हो जैसे मेडिकल या मिसाइल सिस्टम में, या बैंकिंग में। तो रियल टाइम मतलब होता है कि तुरंत प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टाइम लगना ही नहीं चाहिए, बात है रियल टाइम दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जैसे कि मेडिकल में भी रियल टाइम होना चाहिए और मिसाइल सिस्टम में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तुरंत प्रतिक्रिया जहाँ आवश्यक हो, जहाँ तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक हो वहाँ पे RTOS का प्रयोग किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 39 की तरफ। 39 है दोस्तों कि एक्सेल में केवल न्यूमेरिक यानी कि संख्यात्मक सेल को गिनने का कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे सिर्फ आपसे संख्यात्मक या नंबर सेल को, कौन सेल को दोस्तों, नंबर को गिनने का कार्य जो करता है वो करता है दोस्तों काउंट का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, काउंट का फॉर्मूला काम करता है। तो यहाँ पे आएगा काउंट। सिर्फ नंबर को कौन गिनता है दोस्तों, काउंट। काउंट ए गिनता है दोस्तों भरी सेल को, भरी हुई सेल। अब भरी हुई सेल में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कि इसमें नंबर्स ABC आ जाए, हो सकता है कि इसमें कोई सिंबल आ जाए, है ना, हो सकता है कोई नंबर्स आ जाए, सभी को गिनेगा एक तरीके से। काउंट इफ एक तरीके से, काउंट ए एक तरीके से बात करूँ आपको कि ये है ना कंडीशन के या शर्तों के आधार पर काम करता है। क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, हम वापस पहले पे आ गए, 1 मिनट वापस ले जा रहा हूँ वहीं पे मैं। ठीक है, कई बार होता है ना ऐसा दोस्तों कि आप जब भी आप कुछ क्लिक कर देते हैं कंप्यूटर में तो वापस पहले के सवाल पे आ गए। तो वैसे ही मैं यहाँ पे आ गया पहले पे, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ उसी पे जो मैं आपको जस्ट बता के आया था। आपकी परेशानी के लिए खेद है दोस्तों। ठीक है, आ गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, काउंट इफ का जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों शर्तों के आधार पर, शर्तों के आधार पर है ना काउंट करना, काउंट करना, शर्तों के आधार पे काउंट करना। और काउंट सिर्फ नंबर गिनता है, सम क्या करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है। किसका करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है कौन, सम का फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा आज का 40वां। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे 39। अब 40 के ऊपर चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, दोनों समान है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नियंत्रित करता है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना वो यूजर के लिए होते हैं, यूजर कार्य करता है इनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नियंत्रित करता है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत है और ये भी गलत है और पहला वाला भी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 41 की तरफ। 41 है इनक्रिप्शन क्या है, डेटा डिलीट करना, डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना, डेटा कंप्रेस करना या डेटा कॉपी करना। बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे इनक्रिप्शन, अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए मुझे इनक्रिप्शन क्या है। दोस्तों यहाँ पे इनक्रिप्शन की बात की जाए तो क्या है, जल्दी से बताइए मुझे। ये दोस्तों डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना, डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना, इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 42 की तरफ। 42 है ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार के नेटवर्क की श्रेणी में आती है। दोस्तों अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हो तो मैंने ब्लूटूथ वाला एक और क्वेश्चन करा दिया जिसके अंदर मैंने सब कुछ आपको इजी वे में बताया था। ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की या किस प्रकार की नेटवर्क की श्रेणी में आती है।
दोस्तों ये आती है, मैंने बताया था ना आपको, एक नेटवर्क PAN नाम से। अब पैन का जो पूरा नाम क्या है दोस्तों, पैन का पूरा नाम क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन का पूरा नाम है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। और ये आएगा पैन। ओके, तो उम्मीद है आपको सब कुछ आ गया। ओके, और इस जो श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आप सीधी सी आप ये समझ सकते हो, मोबाइल से ईयरफोन के लिए, किसके लिए दोस्तों, ईयरफोन के लिए, मोबाइल से ईयरफोन के लिए, है ना, इसका यूज हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, पीडीएफ फाइल का मुख्य लाभ क्या है। पीडीएफ फाइल का मुख्य लाभ क्या है, इसमें डेटा एडिट नहीं किया जा सकता, लेआउट हर डिवाइस में समान रहता है, केवल विंडोज में चलता है, फाइल साइज बहुत बड़ा होता है। मुख्य लाभ क्या है भाई इसका, पीडीएफ का मुख्य लाभ क्या होता है, आप बताओ पीडीएफ का मुख्य लाभ। तब से मैं बताता हूँ कि भाई पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, किस किस को आता है, जल्दी से बताइए मुझे। पीडीएफ का पूरा नाम, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, किस किस को आता है पीडीएफ का पूरा नाम। दोस्तों यहाँ पे बात करें हम कि भाई पीडीएफ का मुख्य लाभ क्या होता है, एक तरीके से तो ये होता है कि लेआउट हर डिवाइस में समान रहता है। इसका पीडीएफ का लेआउट हर डिवाइस में क्या होता है दोस्तों, समान रहता है, तो बी ऑप्शन इज राइट। और पीडीएफ का फुल फॉर्म किस किसने बता दिया, पूरा नाम किस किसने बता दिया मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों पीडीएफ का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है दोस्तों, पी फॉर पोर्टेबल, है ना, डी फॉर डॉक्यूमेंट, DOCUMENT डॉक्यूमेंट, है ना, और एफ फॉर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेट होता है, FORMAT, डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, P फॉर PDF, D फॉर डॉक्यूमेंट, F फॉर फॉर्मेट, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, तो मैं बताया आपको पीडीएफ का पूरा नाम यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा आज का, फिशिंग अटैक क्या होता है। फिशिंग अटैक क्या होता है, ये सवाल ये भी आ सकता है, फिशिंग अटैक का संबंध किससे, इनमें से, तो ईमेल से भी होता है इसका संबंध दोस्तों। वेबसाइट क्रैश करना, नेटवर्क हैक करना, ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से पासवर्ड चोरी या पासवर्ड फाइल हटाना। दोस्तों यहाँ पे फिशिंग अटैक क्या होता है कि एक ऐसा अटैक होता है आपकी ईमेल वगैरह पे जहाँ आपकी संवेदनशील जानकारी चुरा ली जाती है, ठीक है, किसी ईमेल के माध्यम से या किसी वेबसाइट के माध्यम से, उसे बोलते हैं फिशिंग अटैक। क्या बोलते हैं दोस्तों, फिशिंग अटैक उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से पासवर्ड चोरी करना या निजी जानकारी, क्या दोस्तों, निजी जानकारी चुराना। ओके, फिशिंग अटैक में आता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 45 की तरफ। 45 सवाल जो हमारा है आज का, वो कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, डेटा मिटाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, किसी शर्त के अनुसार सेल रंग या फॉर्मेट बदलने के लिए, फाइल में पासवर्ड लगाने के लिए। दोस्तों कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एक्सेल में, किसमें दोस्तों, MS एक्सेल में प्रयोग किया जाता है इसका, MS एक्सेल में। और वहाँ आप ये कर सकते हो, जैसे मान लो 50 से बड़ी, है ना, वैल्यू को रेड में करना है आपको, है ना, इससे छोटी वैल्यू है उसको मान लो आपको येलो में करना है, ठीक है, और बाकी सबको वाइट में करना है। ऐसे आप कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ऐसे कंडीशन आप लगा सकते हो। तो किसी शर्त के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, किसी कंडीशन के अनुसार सेल में रंग या फॉर्मेट बदलने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, है ना, किसी शर्त के अनुसार सेल की रंग और फॉर्मेट बदलने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 46, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, टेम्पररी कैश मेमोरी, रैम की कमी पूरी करने के लिए हार्ड डिस्क का अस्थायी उपयोग, क्लाउड मेमोरी या रोम का भाग। बताइए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का उपयोग, अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बता सकते हैं आप, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्या होता है। दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का जो उपयोग होता है वो होता है रैम की कमी पूरी करने के लिए हार्ड डिस्क का अस्थायी उपयोग, रैम की कमी पूरी करने के लिए हार्ड डिस्क का अस्थायी उपयोग, ठीक है।
तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किसका सही है भाई? बी ऑप्शन। यहाँ पे रैम की कमी पूरी करने के लिए हार्ड डिस्क का अस्थायी उपयोग। अब मुझे बताइए 46 जो सवाल हो चुके हैं अब तक, उनमें से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं अब तक? 46 में से आपका रिजल्ट क्या आ रहा है भाई? ईमानदारी से बताना, फिर अपन चलेंगे अगले सवालों की तरफ। जल्दी से दीजिए इसका जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? 47 वाला है। क्लाउड स्टोरेज का प्रमुख लाभ क्या है? केवल ऑफलाइन डेटा, इंटरनेट से कहीं से भी डेटा एक्सेस, केवल एक यूजर एक्सेस, डेटा सुरक्षित नहीं रहता है। जल्दी से बताइए दोस्तों मुझे क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ है या प्रमुख लाभ है वो है इंटरनेट से कहीं से भी डेटा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको गूगल ड्राइव का। किसका दोस्तों? गूगल ड्राइव का। ओके, गूगल ड्राइव में क्या है दोस्तों? 15 GB तक तो फ्री रहता है एकदम। ओके, एकदम फ्री रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो फिर उसमें आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है। क्या करना है दोस्तों? पे करना पड़ता है। जैसे 1 मंथ के लिए आपको जो भी पैसा पे करना पड़े वो करना पड़ता है और फिर आपको एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, तो 15 GB तक तो आप फ्री का लाभ उठा सकते हैं इसमें। ठीक है, और फिर जैसे कि आप कहीं से भी आप इनको एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 48 की तरफ। 48 हमारा है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या है? केवल टेक्स्ट लिखना, पूरी प्रस्तुति के लिए समान डिजाइन और लेआउट लागू करना, ऑडियो जोड़ना या ट्रांजिशंस बनाना। बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे स्लाइड मास्टर का कार्य? बात किसकी हो रही दोस्तों? यहाँ पे स्लाइड मास्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? स्लाइड मास्टर की बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पे स्लाइड मास्टर की बात की जाए तो ये होगा दोस्तों पूरी प्रस्तुति के लिए समान डिजाइन और लेआउट लागू करना। पूरी प्रस्तुति के लिए समान डिजाइन और लेआउट लागू करना। यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 49 की तरफ। कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा डिलीट करना, यूजर की लॉगिन व प्रेफरेंस को अस्थायी रूप से सेव करना, वायरस फैलाना या पासवर्ड बदलना। बताइए दोस्तों कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों यहाँ पे कुकीज जो होती है आपने देखी होगी अच्छी तरह। ये क्या काम करती है दोस्तों? कुकीज ये करती है दोस्तों यूजर की लॉगिन व प्रेफरेंस को अस्थायी रूप से सेव कर लेती है एक तरीके से ये। ठीक है, अस्थायी रूप से क्या करना होता है दोस्तों? सेव करना होता है। ठीक है, मोबाइल में आपने देखा होगा अच्छी तरह इसको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 50वें की ओर। 50वां सवाल क्या है दोस्तों आज का हमारा? अर्धसर तक लग ही चुका है मान लो। जब कई कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब कई कंप्यूटर एक, यहाँ पे डबल डबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब कई कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें कहा जाता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहा जाता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लैन का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों एल फॉर लोकल, है ना, ए फॉर एरिया नेटवर्क। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 51वें सवाल की और 51वां है, जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर अपनी पहचान छिपाकर किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी चुराता है या धोखाधड़ी करता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब इंटरनेट पर अपनी पहचान छिपाकर दूसरे व्यक्ति की जानकारी चुराता है, धोखाधड़ी करता है तो इसे क्या कहा जाता है? हैकिंग, ट्रैकिंग, स्पूफिंग या फिशिंग। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है फिशिंग अटैक। क्या कहा जाता है दोस्तों? फिशिंग अटैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फिशिंग अटैक कहा जाता है। किस चीज़ का सही है भाई? फिशिंग अटैक। ओके, फिशिंग आएगा इसमें, डी ऑप्शन। अब चलते हैं आज के 52 की तरफ। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? कोई वायरस सॉफ्टवेयर, डेटा संचार के नियमों और मानकों का सेट, नेटवर्क की गति, फाइल का प्रकार। प्रोटोकॉल की बात की जा रही दोस्तों यहाँ पे।
तो दोस्तों एक तरीके से प्रोटोकॉल मतलब नियम होते हैं। नियम मान लीजिए एक नियमों का एक तरीके से पालन करना, तो यहाँ पे आएगा डेटा संचार के नियमों का और मानकों का सेट प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, तो 52 में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 53, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच, किसके बीच दोस्तों, हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है। यूजर इंटरफेस, ड्राइवर, कर्नल, या फिर हम बात करें एप्लीकेशन। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें 53 में। दोस्तों 53 का जो सही जवाब होगा वो होगा कर्नल। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 54 की तरफ। 54 में क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रत्येक पेज पर समान जानकारी दिखाने के लिए, केवल पहले पेज पर जानकारी दिखाने के लिए, केवल ग्राफ जोड़ने के लिए, या फॉन्ट बदलने के लिए। दोस्तों हेडर फुटर का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रत्येक पेज पर समान जानकारी, है ना, जैसे कि कोई पेज नंबर हो गया, है ना, पेज नंबर हो गया, डेट हो गया, है ना, या कोई नाम हो गया। ठीक है, एक तरीके से हम समान जानकारी दिखा सकते हैं प्रत्येक पेज के ऊपर। ठीक है, तो 54 में आ जाएगा। हेडर फुटर जो एमएस वर्ड में मिलता है वो कौन से टैब में मिलता है, यहाँ भी ध्यान रखना है इस चीज का भी। कौन से टैब में मिलता है दोस्तों, उस टैब का नाम है इंसर्ट टैब। कौन सा दोस्तों, इंसर्ट टैब में आपको ये मिलता है दोस्तों। ठीक है, टैब कौन सा है दोस्तों एमएस वर्ड में मिलता है दोस्तों, कहाँ है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में कौन सा टैब है दोस्तों, इंसर्ट टैब है दोस्तों। कौन सा टैब है दोस्तों, इंसर्ट टैब में ये मिलता है। तो उम्मीद है 54 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 55 मतलब 55 की तरफ। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उपयोग है। बैकग्राउंड बदलने के लिए, एनिमेशन देने के लिए, पूरी प्रेजेंटेशन के लिए, एक समान थीम, फॉन्ट और लेआउट सेट करने के लिए, या केवल टाइटल स्लाइड बदलने के लिए। दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का जो उपयोग होगा वो होगा पूरी प्रेजेंटेशन के लिए, समान थीम, फॉन्ट और लेआउट सेट करने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, पूरी प्रेजेंटेशन के लिए एक समान थीम, फॉन्ट, लेआउट सेट करने के लिए, जिससे आपका समय बच जाए, स्लाइड मास्टर करेगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन क्या करता है। सभी सेल जोड़ता है, टेक्स्ट बदलता है, किसी शर्त के अनुसार सेल की गिनती करता है, केवल खाली सेल दिखाता है। दोस्तों काउंट इफ की बात की जाए तो यहाँ पे इफ का जो फॉर्मूला लग गया है ना भाई, तो इफ का लगता है कंडीशन के लिए। कंडीशन के लिए बोल देंगे या किसी शर्त के लिए बोल देंगे। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे आएगा किसी शर्त के अनुसार सेल की गिनती करता है। सभी सेल जोड़ता है, कौन जोड़ता है, सम जोड़ता है। ठीक है, टेक्स्ट बदलता है, ये तो नहीं बदलेगा बिल्कुल भी। और केवल खाली सेल दिखाता है, तो वो कौन दिखाता है खाली सेल को, काउंट ब्लैंक दिखाता है। कौन सा दिखाएगा दोस्तों, काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला दिखाएगा केवल खाली सेल। तो ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सेल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, सेल याद आ रहा है मुझे। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, साइबर क्राइम में कीलॉगर क्या होता है। साइबर क्राइम में कीलॉगर की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ओके, साइबर क्राइम में कीलॉगर क्या है भाई, एंटीवायरस प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर द्वारा दबाए गए कीबोर्ड बटन रिकॉर्ड करता है, नेटवर्क टूल, या डेटा कंप्रेसर। दोस्तों कीलॉगर का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर द्वारा दबाए गए कीबोर्ड बटन रिकॉर्ड करता है। बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है बी ऑप्शन भाई, उम्मीद है आप सभी का सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं आज के 58 की तरफ। 58 हमारा, स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। डेटा छिपाना, डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, डेटा हटाना, या प्रिंट करना। बताइए दोस्तों स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एक तरीके से हम बात करेंगे कि स्प्रेडशीट में अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसका सीधा सा अभिप्राय है कि डेटा को दृश्य रूप में मतलब ग्राफिकल रूप में दिखाना। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओके, स्प्रेडशीट में ग्राफिकल रूप में, जैसे कि दृश्य रूप में हो गया ना, जैसे कि चार्ट, ये चार्ट मान लो मैंने बताया था इससे पहले भी। ठीक है, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, या फिर ऐसे दिखा सकते हैं डाटा को लाइन चार्ट के रूप में, है ना, या ऐसे लाइन चार्ट में दिखा सकते हैं डाटा को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 59, क्लाउड स्टोरेज का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है ये। केवल ऑफलाइन उपयोग, सीमित स्पेस, कहीं से भी डेटा एक्सेस और शेयर करना, केवल एक डिवाइस में चलाना। कहीं से भी
डेटा एक्सेस और शेयर करना। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 60 की तरफ। जब कोई यूजर इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करता है तो वह डेटा कहाँ स्टोर होता है? बताइए दोस्तों, जब कोई यूजर इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करता है तो वो कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में, कैश मेमोरी में, रोम में या बायोस में? जल्दी से बताइए, आपके लिए सवाल है, एकदम इजी सवाल है वैसे तो ये। अगर मान लो आपके पास कंप्यूटर, आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हो इंटरनेट से, तो वो चीज़ कहाँ पे स्टोर होगी, कौन सी मेमोरी में स्टोर होगी, ये पूछ रहा है सवाल। इजी वे मैंने बता दिया यार, इजी वे में आप इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। अब दोस्तों अगर आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो होगी सेकेंडरी मेमोरी में सेव। कहाँ होगी दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगी। और सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जांपल देता हूं मैं, हार्ड डिस्क। क्या दोस्तों? हार्ड डिस्क में HDD। ओके, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 61 सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? रिपीट क्वेश्चन है ये, इसी क्लास में मैंने रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को 2 बार। दोनों एक जैसे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के कार्यों के लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए कार्यों के लिए होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 62 विंडोज में टास्क मैनेजर का उपयोग किस लिए होता है? विंडोज में टास्क मैनेजर का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों विंडोज में टास्क मैनेजर का जो उपयोग होता है वो होता है चल रहे प्रोग्राम और प्रोसेस को देखने और नियंत्रित करने के लिए होता है। दोस्तों चल रहे प्रोग्राम और प्रोसेस को देखने और नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं दोस्तों 63 की तरफ। पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? पीडीएफ फाइल की बात की जा रही है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को। MS एक्सेल, एडोब एक्रोबैट या MS पेंट या वर्डपैड? यहाँ पे आएगा एडोब एक्रोबैट। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 64 की तरफ। ईमेल भेजते समय BCC क्या का अर्थ है? बेस कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैक कॉपी कंट्रोल या बैकअप कॉपी? दोस्तों यहाँ पे ईमेल की बात की जाए तो ईमेल भेजते समय BCC का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और आता है दोस्तों CC, इसको हम बोलते हैं दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बन कॉपी बोलते हैं। कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 65 आज का। एक्सेल में कॉनकैटिनेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्सेल में कॉनकैटिनेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? 2 नंबर जोड़ने के लिए, 2 सेल घटाने के लिए, 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, या चार्ट बनाने के लिए? दोस्तों यहाँ पे आएगा 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 66 आज का। देखो क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या करता है भाई? कंप्यूटर वायरस क्या करता है? रैम बढ़ाता है, प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाकर सिस्टम को धीमा करता है, नेटवर्क तेज करता है, डेटा बैकअप करता है? दोस्तों यहाँ पे बात करें कंप्यूटर वायरस की तो कंप्यूटर वायरस करता है प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाकर सिस्टम को धीमा करता है। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाकर सिस्टम को धीमा करता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 67 लैन, मैन और वैन में क्या अंतर है? बताइए दोस्तों, क्या अंतर है भाई? किस अंतर पे काम करती हैं ये? जल्दी से बताइए मुझे। दोस्तों यहाँ पे आएगा जो सही जवाब होगा वो होगा नेटवर्क के क्षेत्रफल के अनुसार काम करते हैं ये, है ना। इनका जो अंतर निश्चित किया जाता है वो नेटवर्क के क्षेत्रफल के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 68 की तरफ। आज का सेकंड लास्ट सवाल है, MS वर्ड में ट्रैक चेंज का उपयोग क्या होता है? ठीक है, तो पहले तो बता दें संबंध किससे? MS वर्ड से है, और ये MS वर्ड में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब करना चैनल को, और उन दोस्तों के पास से भेज दो जिनके हाल फिलहाल में कंप्यूटर की एक शानदार एग्जाम है।
है ना, जो चाहते हैं कि कंप्यूटर के एग्जाम में उनके सारे सवाल सही हों, उनके पास इस क्लास को जरूर भेजो दोस्तों एक बार। साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का अर्थ क्या है? फाइल रीड करना, डेटा का बैकअप बनाना, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना, डेटा को कोड में बदलकर सुरक्षित करना। बताइए दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का क्या अर्थ है? दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी में बात की जाए इनक्रिप्शन की, तो ये होता है दोस्तों डेटा को कोड में बदलकर सुरक्षित करना। डेटा को कोड में बदल करके सुरक्षित करना। डी ऑप्शन इज राइट। ओके दोस्तों, ये क्लास थी मेरी 69 क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। और साथ में आप इसको शेयर करना क्लास को उन लोगों के पास में जिनको ज़रूरत है इस क्लास की, और साथ में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा, मतलब सब्सक्राइब कर लोगे आप, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।